तमाम अटकलों और इलेक्शन में हेरा फेरी के आरोपों के बीच पाकिस्तान में नई सरकार बनने जा रही है। लेकिन ये सरकार कितने दिन चलेगी, इस बात का फैसला ना तो सत्ता में आने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कर पाएंगी और ना ही पाकिस्तान की आवाम। इसका फैसला होगा पाकिस्तान की आर्मी द्वारा। और ये बात हम नहीं बल्कि पाकिस्तान का इतिहास कहता है। क्या है पाकिस्तान का इतिहास? उसका डेमोक्रेटिक इतिहास और उसके साथ पाकिस्तानी आर्मी की छेड़छाड़। और इसके साथ भारत के लिए पाकिस्तान में नई सरकार आने के क्या मायने हैं, जानने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइट में। साथियों, आप देख रहे हैं एक्सेलसियर न्यूज़ और मैं निशिकांत खजूरी आपके लिए लेकर आया हूं हमारा खास प्रोग्राम इनसाइट, जिसमें हम बात करेंगे देश और दुनिया की खबरों की, जनता और सरकार से जुड़े मुद्दों की, और कोशिश करेंगे इन खबरों से जुड़े कुछ अहम पहलुओं को विस्तार से समझने की, उनकी टेक्निकलिटीज़ को अंडरस्टैंड करने की। 1947 में भारत छोड़ने से पहले ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हिंदुस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और इसी के साथ ही आज़ाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान वजूद में आए। आज़ाद होने के साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों ने अपने अपने मुल्क को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया और हिंदुस्तान में तो महज 2 साल में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। और इसी के साथ ही हिंदुस्तान में लोगों द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकारें वजूद में आना शुरू हुई। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में पिछले 77 सालों में 3 कॉन्स्टिट्यूशन बदले गए और 3 बार पाकिस्तानी आर्मी द्वारा वहाँ पर तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ले ली गई। और इस दौरान मुल्क में पिछले 77 सालों में 30 प्राइम मिनिस्टर बदले गए। और आपको ये बता दें कि इन 30 प्राइम मिनिस्टर में किसी एक ने भी अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 9 साल लगे और महज 2 साल के अंदर ही मुल्क में एमरजेंसी लगाकर मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्च 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन 2 साल के अंदर ही यानी 1958 तक ही मुल्क में 3 प्राइम मिनिस्टर बदले गए और वो 3 प्राइम मिनिस्टर भी अलग अलग पार्टी से। इससे देश में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इससे पहले कि मुल्क में नए चुनाव होते जो कि फरवरी 1959 में किए जाने थे, जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ले ली और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया। और इस तरह से आने वाले 10 सालों तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहा और वहाँ पर जमहूरियत ख़त्म हो गई। इसके बाद 1970 में पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शंस करवाए गए, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तान में काफ़ी सीटें जीती। पार्टी को वहाँ से 81 सीट्स में जीत हासिल हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान, जिसे कि आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ पर अवामी लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उसने 162 में से 160 सीटें जीती। लेकिन जीतने के बावजूद वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं ने और आर्मी की मदद से शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता में नहीं आने दिया। और इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ जो 1971 इंडो पाक वार और बांग्लादेश के वजूद में आने का कारण बना। 1971 वार में भारत के हाथों पाकिस्तान मिलिट्री की करारी हार के चलते जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में अपनी पोजीशन मजबूत करने का एक मौका मिला। लेकिन उन्होंने भी देश में जमहूरियत को मजबूत करने के बजाय इसके लिए अपने आप को मजबूत करना बेहतर समझा और उन्होंने अपोजिशन को सप्रेस करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1977 में इलेक्शंस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी अक्सरियत में आई, बहुमत में आई, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन द्वारा उसके ऊपर इलेक्शन में हेरा फेरी के आरोप लगाए गए। इससे बुखलाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरे देश में एमरजेंसी लगा दी, मार्शल लॉ लगा दिया और इससे मौका मिला जनरल ज़ियाउल हक को एक कूप करने का। जनरल ज़ियाउल हक ने तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ले ली
और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पहले तो जेल में डाला गया और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह से 1985 तक पाकिस्तान फिर से मार्शल लॉ के अंडर रहा। जियाउल हक की 8 साल की आर्मी हुकूमत के बाद पाकिस्तान में 1985 में इलेक्शंस करवाए गए, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी कैंडिडेट को एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही कंटेस्ट करना था। जियाउल हक को लगता था कि ऐसा करके वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके तहत जियाउल हक ने पाकिस्तान के 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए मुल्क में सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम को लागू कर दिया और इसके साथ 8th अमेंडमेंट के तहत किसी भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त करने की पावर भी हासिल कर ली। 1988 में जियाउल हक की मौत के चंद महीने बाद होने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान की ISI द्वारा एक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया ताकि बेनज़ीर भुट्टो को सत्ता में आने से रोका जा सके। लेकिन इसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सत्ता में बहुमत हासिल किया और बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन महज 2 साल के बाद ही पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इसहाक खान ने बेनज़ीर को बर्खास्त कर दिया प्रधानमंत्री की कुर्सी से। उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए। 1990 में नवाज शरीफ पहली बार आर्मी की मदद से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश की, पाकिस्तानी आर्मी ने फिर से एक बार मोहरा चेंज करना बेहतर समझा और 1993 की इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो को वापस सत्ता में वापस ला दिया गया। लेकिन 4 साल बाद होने वाले इलेक्शंस में आर्मी नवाज शरीफ को फिर से सत्ता हासिल करने से नहीं रोक सकी और उनकी पार्टी ने वहाँ पर बहुमत हासिल किया और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी को महज 18 सीटें हासिल हुई। लेकिन 2 साल बाद ही करगिल वार को अंजाम देने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप कर दिया और नवाज शरीफ को जेल में डालकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। 2007 में अपने खिलाफ मुल्क भर में हुए आंदोलनों को देखते हुए परवेज़ मुशर्रफ को इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े और इन इलेक्शंस में एक बार फिर से बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी सत्ता में आई और 2013 तक सत्ता में रहने के बाद ये ऐसा पहली बार हुआ कि 2013 में पाकिस्तान में पहली बार स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन 2017 आने तक पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया और नवाज शरीफ को पनामा पेपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटा दिया। 2018 में इमरान खान आर्मी के लाडले बने और उन्हें सत्ता सौंपी गई। इलेक्शन में एक पूरा सपोर्ट किया गया और लोगों द्वारा तो कहा जाता है कि वो इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जैसे ही इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की, उन्हें भी सत्ता से बेदखल कर दिया गया और ना सिर्फ बेदखल किया गया बल्कि जेल के अंदर डाल दिया गया। उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगाए गए और मुल्क में एक टेम्परेरी सरकार बनाई गई, जिसके बाद हाल ही में वहाँ पर इलेक्शन करवाए गए और इन इलेक्शंस में इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया और साथ ही उनका इलेक्शन सिंबल जो था उसे भी सीज़ कर लिया गया। हालांकि 2008 के बाद से पाकिस्तान में कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन पर्दे के पीछे सरकार बनाने और उसे गिराने का काम पाकिस्तान आर्मी द्वारा ही किया जाता है। अब जबकि सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हुए पाकिस्तान में नई सरकार बनने जा रही है, नवाज शरीफ और उनकी पार्टी और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द्वारा मिलजुल कर सरकार बनने जा रही है और वहीं दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की पार्टी के लोग जो कि इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं और सबसे ज़्यादा संख्या में जीत कर आए हैं, उनके द्वारा एक मजबूत अपोजिशन दी जा रही है। ऐसे हालात में ये देखने वाला होगा कि इसे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में आर्मी की इंटरफेरेंस सरकार के कामकाज में और ज़्यादा देखने को मिलेगी। इन सारे हालात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में असली ट्रांसफ़र ऑफ पावर सरकारों के बीच में नहीं बल्कि आर्मी जनरल के बीच में होता है।
यानी वहाँ पर किसकी सरकार बनती है और कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। वहाँ मायने रखता है कि वहाँ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी जनरल जो होगा वो कौन होगा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर। ये वही आसिम मुनीर हैं जिन्होंने कि जून 2019 में, जबकि वो पाकिस्तान ISI के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भारत को एक खुफिया जानकारी दी थी जिसके तहत ये बताया गया कि अल-कायदा, एक आतंकवादी संगठन, कश्मीर में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमले की तैयारी में है। और इस खबर से ये एक बात साफ़ हो गई, इस मैसेज देने का मतलब साफ था कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि पुलवामा टेररिस्ट अटैक के बाद होने वाली भारत की कार्रवाई को एक बार फिर देखने को मिले। यानी पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहता था। तो क्या इसका मतलब ये लगाया जाए कि आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, या अपने मुल्क के अंदरूनी हालात को देखकर पाकिस्तान फिर से कोई शरारत कर सकता है? इस बात का जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा। खैर, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।